Assalamu alaikum to everyone. I welcome you all to my next class and hope you all are doing good. So, in this particular video, we are going to discuss poetic devices of the poem An Evening Wet with Rain. तो पहला poetic device जो उस poem का है that is symbolism. और इस poem में दो symbols use किए गए हैं. The first one is evening and the second one is earthen lamp. Let's see कैसे यूज़ किए गए हैं. So in this poem, the dark wet evening creates a gloomy, sad and serious atmosphere. Similarly, the poet's life is companionless and seems to have no hope left. तो पहला सिंबलिज्म जो है वो क्या है, वो वेट इवनिंग, डार्क वेट इवनिंग है. क्योंकि वो क्या सिंबलाइज करता है, ग्लूमीनेस, सैडनेस और सीरियस एटमॉस्फेयर. तो उस इवनिंग को किससे कंपेयर किया गया है, पोएट की लाइफ से. कैसे, क्योंकि पोएट की लाइफ में भी कोई नहीं है, वो अकेला है. एंड इट सीम्स टू हैव नो होप लेफ्ट. जो सैडनेस पोएट की लाइफ में है वही सैडनेस इवनिंग डिपिक्ट करती है. तो दिस इज द सिंबलिज्म दैट हैज बीन यूज्ड फर्स्ट. उसके बाद सेकेंड सिंबल जो यूज़ किया गया है दैट इज अर्दन. इट्स नॉट लाइफ, इट्स लैम्प. Earthen lamp. Just as an earthen lamp flickers, in the same way the poet's life is at an ebb and can extinguish at any time. So second symbol क्या है, earthen lamp, जो कि कभी भी फ्लिकर हो सकता है, जो कभी भी बुझ सकता है. सिमिलरली पोएट की लाइफ जो है वो अपने आखिरी पड़ाव पे, अपनी ज़िंदगी के लास्ट स्टेज पे पहुंच चुकी है, सेकेंड लास्ट स्टेज पे, और उसकी लाइफ भी कभी भी एक्सटिंग्विश हो सकती है, बुझ सकती है, उसी अर्दन लैम्प की तरह. तो क्या अर्दन लैम्प क्या सिंबलाइज करता है कि वो समवन्स लास्ट स्टेज, क्योंकि ये उस कंडीशन में है कि ये कभी भी बुझ सकता है. सो किसी का लास्ट स्टेज ये सिंबलाइज करता है, जिसकी लाइफ कभी भी बुझ सकती है, वो कभी भी मर सकता है. नेक्स्ट इज इमेजरी. यहाँ पे 4 टाइप्स की इमेजरी यूज़ की गई है, ऑल्दो 7 होती है, बट इन दिस पोएम 4 टाइप्स ऑफ इमेजरीज हैव बीन यूज्ड. वन इज विजुअल, सेकंड इज किनेस्थेटिक, थर्ड इज ऑडिटरी, फोर्थ इज ऑर्गेनिक इमेजरी. अब विजुअल इमेजरी में क्या पर्टेन होता है, विजुअल्स, इमेजेस. किनेस्थेटिक में इट पर्टेन्स टू मोशन, मूवमेंट एट्सेट्रा एट्सेट्रा. ऑडिटरी इमेजरी में इट पर्टेन्स टू हियरिंग. ऑर्गेनिक में इट पर्टेन्स टू इमोशंस एंड फीलिंग्स. ये सारे पोएटिक डिवाइसेस मैंने पहली पोएम प्रेयर के टाइम अच्छे से डिफाइन की है, क्योंकि तब मैं आपको पहली बार पढ़ा रही थी, इसीलिए सारे पोएटिक डिवाइसेस मैंने अच्छे से डिफाइन किए हुए हैं, अच्छे से समझाए हैं. तो अगर आपको इनकी डेफिनेशंस वगैरह देखनी है, अगर आपने पहली बार मेरी वीडियो देखी है, यू गो एंड चेक आउट दैट वीडियो फर्स्ट. ठीक है. सो लेट्स सी विजुअल इमेजरी कैसे यूज़ की गई है. विजुअल इमेजरी हैज़ बिन एक्सटेंसिवली यूज्ड इन द पोएम, है ना, क्योंकि बहुत सारे इमेजेस हमें देखने को मिलते हैं पोएम में. द पोएट ब्यूटिफुली ड्रॉज द विजुअल्स ऑफ इवनिंग वेट विथ रेन. जब इवनिंग के टाइम बारिश होती है तब कैसा एटमॉस्फेयर होता है, हम इस पोएम के थ्रू अच्छे से इमेजिन कर सकते हैं. वेट डोर्स, विंडोज, ऑर्निंग्स, वेट कॉलर, ये सब हम इमेजिन कर सकते हैं. उसके बाद वी कैन सी, एक सेकेंड, वी कैन सी लीव स्टरिंग इन द कूल ब्रीज. जब हल्की हल्की हवा चल रही होती है जिसकी वजह से पत्ते हिलते हैं, तो वो कैसा एटमॉस्फेयर होता है वो भी हम इमेजिन कर सकते हैं. वाटर सीपिंग थ्रू द पोएट्स शूज़ कैन बी क्लियरली विजुअलाइज्ड. जब पानी किसी के जूतों में भर जाता है, फिर वो कैसे सीप आउट होने लगता है, कैसे निकलता है जूतों से, वी कैन इमेजिन दैट ऑल्सो. उसके बाद the reader can perspicuously visualize the poet standing alone in the courtyard. जब पोएट अकेला कोर्टयार्ड में खड़ा रहता था अपने बचपन में, हम वो भी अच्छे से इमेजिन कर सकते हैं. Trees casting shadows on the tank, electric lights in a house and flickering light of an earthen lamp. ये सारी चीज़ें हम इमेजिन कर सकते हैं. जब हम पढ़ रहे होते हैं वो earthen lamp, दिया जो होता है, क्या वो हमारी आंखों के सामने नहीं आता. कोई भी इंसान किसी कोर्टयार्ड में खड़ा है, क्या वो हम इमेजिन नहीं कर सकते. जब ट्रीज़ इवनिंग के टाइम अपनी शेडोज़ कास्ट करती है टैंक पे, रिवर पे,
तो क्या हम वो नहीं देख सकते? वी कैन इमेजिन ऑल ऑफ दीज थिंग्स. ऑडिटरी इमेजरी में कौन सी एग्जाम्पल है? द पोएट सक्सेसफुली मेक्स द रीडर लिसन टू द साउंड ऑफ सिम्बल्स थ्रू एन ऑडिटरी इमेजरी. जब पोएट सिम्बल्स की बात करता है जो कि बेल्स हैं, मैंने पोएम में अच्छे से समझाया है, तो वी कैन इमेजिन इट वेरी क्लियरली कि पोएट कैसे वो बेल्स की आवाज़ सुन सकता होता उस टाइम पे. उसे ऑडिटरी इमेजरी कहते हैं जब भी आप साउंड्स की बात करते हो, जो साउंड्स हमें सुनाई देते हैं. किनेस्थेटिक इमेजरी, अब देखो, वॉकिंग ऑन अ रेनी इवनिंग, वॉकिंग रिक्वायर्स मूवमेंट, वॉकिंग रिक्वायर्स एक्शन, है ना? तो वॉकिंग किनेस्थेटिक इमेजरी बन जाता है. स्टैंडिंग अलोन इन अ कोर्टयार्ड, स्टैंडिंग भी वर्ब है, एक्शन वर्ड है, तो ये भी किनेस्थेटिक इमेजरी. स्टिरिंग ऑफ लीव्स, पत्तों का हिलना, वो भी मूवमेंट में है, वो भी इट रिक्वायर्स एक्शन, तो वो भी क्या है? किनेस्थेटिक इमेजरी. ऑल दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ किनेस्थेटिक इमेजरी. नेक्स्ट इज ऑर्गेनिक इमेजरी. Organic imagery has been used throughout the poem in terms of love that poet has for the days that have passed. देखो, ऑर्गेनिक इमेजरी दो वेज में यूज किया गया है, एक लव और दूसरा पेन. हाउ हैज ऑर्गेनिक इमेजरी बिन यूज्ड इन टर्म्स ऑफ लव? लव विच पोएट हैज, वो प्यार जो पोएट के दिल में है, किसके लिए? उन दिनों के लिए, दैट मीन्स डेज ऑफ हिज चाइल्डहुड, जो कि अब गुजर चुके हैं और अब वो कभी वापस नहीं आ सकते. ठीक है, उन दिनों के लिए पोएट के दिल में बहुत प्यार है. पोएट हैज़ इमेंस लव फॉर हिज चाइल्डहुड डेज, तो वो भी एक ऑर्गेनिक इमेजरी है. देन ऑर्गेनिक इमेजरी हैज़ बिन यूज्ड इन टर्म्स ऑफ पेन ऑल्सो. अब पेन कौन सी चीज़ कॉज करती है पोएट के दिल में? दैट इज़ द नॉस्टैल्जिया. जब वो अपने बचपन के दिनों को याद करता है, सो उसे मतलब पता है कि वो दिन वापस नहीं आ सकते. वो चीज़ उसके दिल में, इट इंस्टिगेट्स पेन विद इन हिज हार्ट. ओके, पेन दैट इज कॉज टू हिम बाय हिज लोनलीनेस. और वो सोचता है कि बचपन के दिनों में वो कितना खुश था और अब वो कितना अकेला हो चुका है लाइफ में. ऑल दीज थिंग्स गिव हिम अ लॉट ऑफ पेन. ठीक है, नेक्स्ट इज एलिट्रेशन. अब एलिट्रेशन आपको पता है, इट इज़ that poetic device when two or more than two words start with the same consonant letter. तो यहाँ पे कौन सी एग्जाम्पल्स है एलिट्रेशन की? हैंड्स टू होल्ड, subtle signals, should I stand, waft with the wind, wet with water, some spot, slowly, softly, क्लाउड्स कास्ट, होल्डिंग दी हेम. ये सारी एलिट्रेशंस की एग्जाम्पल है. नेक्स्ट इज रिटोरिकल क्वेश्चंस. अब रिटोरिकल क्वेश्चंस क्या होते हैं? वो क्वेश्चंस, वो वर्सेस जिसे पोएट ने क्वेश्चन फॉर्म में डाला होता है. ठीक है, और वो क्वेश्चन किस लिए डाला होता है? इसलिए नहीं कि रीडर्स जो है, ऑडियंस जो है, वो आंसर दे सके, नहीं. इट इज़ जस्ट टू एम्फसाइज ऑन दैट पॉइंट, ताकि वो लोगों का अटेंशन ग्रैब कर सके, उस पॉइंट पे फोकस कर सके, एम्फसाइज कर सके. इसीलिए कोई वर्ड्स पोएट ने क्वेश्चन फॉर्म में डाल दी होती है, जिसका आंसर भी उसने खुद ही दिया होता है. उसी को रिटोरिकल क्वेश्चंस कहते हैं. तो दो एग्जाम्पल जो रिटोरिकल क्वेश्चंस की है वो क्या है? वेयर इज़ माई डेस्टिनेशन, वेयर इज़ दी हरी. उसके बाद नेक्स्ट जो है एनाफोरा. एनाफोरा क्या है? व्हेन टू और मोर देन टू वर्सेस स्टार्ट विद द सेम वर्ड. जब दो या दो से ज़्यादा वर्सेस, कंसेक्यूटिव वर्सेस स्टार्ट होते हैं सेम वर्ड से, उन्हें एनाफोरा बोलते हैं. अब यहाँ पे आप एनाफोरा कहाँ पे देखते हो? द वर्ड दी हैज़ बिन रिपीटेड ट्वाइस इन द बिगिनिंग ऑफ द लास्ट टू सक्सेसिव वर्सेस ऑफ द फर्स्ट स्टैंजा. मीन्स पहले स्टैंजा की लास्ट दो लाइन्स जो है, आप अपनी बुक्स में देख लोगे, पहले स्टैंजा की लास्ट दो वर्सेस जो हैं वो स्टार्ट होती हैं सेम वर्ड दिस से. एग्जाम्पल आई हैव गिवन ओवर हियर. The heart beckons the hands to hold them with love. The mind also knows subtle signals of the breeze.
ये दोनों वर्सेस जो है सेम वर्ड से स्टार्ट होती हैं। इसके अलावा एनाफोरा कहाँ पे है? अनदर एग्जाम्पल ऑफ एनाफोरा इज सीन इन द थर्ड स्टैंजा wherein both the verses of the first couplet start with same word my। जो थर्ड स्टैंजा है उसकी जो पहली दो वर्सेस हैं वो स्टार्ट होती है my वर्ड से, और जो लास्ट टू वर्सेस हैं, लास्ट टू मतलब सेकेंड कपलेट जो है, लास्ट टू वर्सेस जो है वो किस वर्ड से स्टार्ट होती है? दोनों वर्सेस दिस से। लेट्स हैव अ लुक एट द एग्जांपल। थर्ड स्टैंजा अपनी बुक पे मार्क कर लोगे, थर्ड स्टैंजा, ठीक है। हियर आर द एग्जांपल्स। My feet are cold with water seeping through my shoes. My feet are cold with water seeping through my shoes. My eyes are heavy with sleep, or is it fever? My है ना, तो ये एनाफोर है। और इसी स्टैंजा की लास्ट दो लाइन्स ये देखो किससे स्टार्ट होती हैं? दी है ना, तो ये भी एनाफोर है। समझ में आया? उसके बाद एंजैपमेंट। एंजैपमेंट क्या होता है? जब दो या दो से ज़्यादा लाइंस एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो, एसोसिएटेड हो इन टर्म्स ऑफ देयर मीनिंग, मतलब इस तरह से वो कनेक्टेड होंगी कि आपको एक लाइन का मीनिंग समझ ही नहीं आएगा जब तक कि आप दूसरी लाइन नहीं पढ़ोगे। दैट इज़ एंजैपमेंट। एंड यहाँ कभी वो सिर्फ एक स्टैंजा में यूज़ हुआ होता है और कभी पूरी की पूरी पोएम में। और इस पोएम में क्या है? एंजैपमेंट हैज़ बिन यूज्ड थ्रू आउट द पोएम, as each and every verse of the poem is connected to each other. The meaning of any verse cannot be understood without getting the meaning of the other verse before it, है ना। आपको तब तक उस एक वर्स का मीनिंग समझ नहीं आएगा जब तक कि आप दूसरा वर्स नहीं पढ़ोगे, या तो इसके ऊपर होगा नहीं तो उसके नीचे होगा, क्योंकि उनका जो मीनिंग होता है वो कनेक्टेड होता है, ठीक है। दैट इज एंजैपमेंट। उसके बाद फ्री वर्स। अब ये सबसे ईजी है। द पोएम डज नॉट फॉलो एनी राइम स्कीम, है ना, सो इट इज़ अ फ्री वर्स पोएम। और मैंने आपको इससे पहले भी बताया है, जब भी आपको किसी स्टैंजा में पोएटिक डिवाइसेस ढूंढने होंगे, पहला पोएटिक डिवाइस हमेशा फ्री वर्स ही ढूंढना। अगर फ्री वर्स नहीं है पोएम तो ऑब्वियसली क्या होगा? राइम स्कीम। उसके बाद इलिट्रेशन क्योंकि ये भी इजी है ढूंढना। रेपिटिशन, इट्स ऑल्सो वेरी इजी। पर्सोनिफिकेशन। तो ये सारी पोएटिक डिवाइसेस जो हैं ये आप पहले ही ढूंढोगे। इनफैक्ट एनाफोरा भी, वो भी बहुत इजी है ना। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। अब मेटाफर है। अगेन जो सिंबलिज्म है वही मेटाफर भी है, क्योंकि रेनी इवनिंग जो है वो किससे कंपेयर किया गया है? इवनिंग ऑफ द पोएट्स लाइफ, जो मैंने पहले ही आपको बताया। द पोएट हैज़ कंपेयर्ड द रेनी इवनिंग विद द इवनिंग ऑफ हिज लाइफ, डिपिक्टिंग सैडनेस एंड लोनलीनेस ऑफ हिज लाइफ, है ना। जिस तरह से इवनिंग सैड है, अलोन है, उसी तरह से पोएट भी अपनी लाइफ में अलोन है, सैड है। These two things have been compared. उसके बाद he tries to state that his life is full of despair and is at an ebb through this comparison, है ना। उसके बाद अब जो दूसरा मेटाफर यूज हुआ है वो क्या है? Another example of metaphor can be seen in the last stanza, जो कि earthen lamp है, wherein the poet compares the flickering light of an earthen lamp with his life which is on the verge of its end. So earthen lamp कहाँ गया? earthen lamp earthen lamp को किससे कंपेयर किया गया है? पोएट की लाइफ से। गॉट इट? और किस हिसाब से उनको कंपेयर किया गया है? जिस तरह से इस अर्दन लैम्प की जो लाइट है वो फ्लिकरिंग लाइट है, वो कभी भी बुझ सकता है। सिमिलरली पोएट अपनी लाइफ की आखिरी स्टेज पे है, वो कभी भी मर सकता है, उसकी लाइफ कभी भी बुझ सकती है। गॉट इट? सो दीज वर द टू मेटाफर्स। एक क्या था? वही जो सेम सिम्बल्स है वही मेटाफर्स भी है, अर्दन लैम्प एंड वेट डार्क वेट इवनिंग। उसके बाद आई थिंक दिस इज द लास्ट वन, येस, पर्सोनिफिकेशन। The poet has personified clouds and sky in this poem. Personification क्या होता है? जब आप human traits को add करते हो, human traits को add करते हो किस में? नॉन लिविंग थिंग्स में, या तो
इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स में, जैसे कार्टून्स वगैरह होते हैं, जब आप उनमें ह्यूमन ट्रेट्स ऐड करते हो, लिविंग ट्रेट्स ऐड करते हो, वो क्या बन जाता है? पर्सोनिफिकेशन। तो यहाँ पे कौन सी दो एग्जाम्पल्स जो पोएट ने पर्सोनिफाई की है? एक तो क्लाउड्स, दूसरा स्काई। क्लाउड्स शेड टीयर्स, क्या क्लाउड्स रोते हैं? नहीं, ह्यूमंस शेड टीयर्स। बट यहाँ पे ये टीयर्स जो है, ह्यूमन क्वालिटी जो है, ह्यूमन ट्रेट जो है, किसको दी है? क्लाउड्स को। तो ये क्या बन गया? पर्सोनिफिकेशन। दूसरा, इंसानों के पैर होते हैं, जानवरों के पैर होते हैं, जो कि लिविंग थिंग्स है ना? तो स्काई के, जब आप स्काई के पैर होते हैं? नहीं। तो जब आप स्काईज फीट बोल रहे हो, तो ये फीट क्या है? ह्यूमन ट्रेट है। तो आप जब ये स्काई के साथ ऐड करते हो, तो ये क्या बन गया? ये पर्सोनिफिकेशन बन गया। एंड दैट वाज द लास्ट पोएटिक डिवाइस इन द पोएम। एक्चुअली बहुत सारे और भी हैं, लेकिन आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से दिस मच इज enough. So if you like the video, if you find it helpful, do not forget to like and share दिस वीडियो, ठीक है? स्पेशली मैंने आपको इससे पहले भी 1000 बार बोला है कि स्पेशली विद दोज किड्स जो अच्छी स्कूलिंग या अच्छा ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर सकते, सो इट्स बेटर यू शेयर दीज वीडियोज विद दोज स्टूडेंट्स इफ़ यू नो दैम, fine. And do not forget to like this video if you really find it helpful. So that was all for this video. Take care. Allah Hafiz and best of luck for your exams.